हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने प्रीमिक्स में हिस्ट्री रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जो स्टैटिक पोर्शन है हिस्ट्री का, इसके लिए हम एक अलग से टेक्निक बना सकते हैं। हर बच्चे की प्रिपरेशन लेवल अलग होता है एंड उसकी एक स्ट्रेटेजी भी अपने इंडिविजुअली डिपेंड करनी चाहिए। तो आज हम कुछ देखते हैं। पहले कुछ जनरल टिप्स देख लेते हैं। जो अभी 70 डेज बचे हैं वो हमें हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से अलाइन करने में। जो पहली टिप है वो ये है कि अपनी जो हिस्ट्री की सारे नोट्स हैं, जो सारे रेफरेंस मटेरियल है, उनको कंसोलिडेट कर लीजिए, उनको एक जगह पे ला दीजिए और कोई भी नई बुक ना पढ़िए, स्पेशली रेफरेंस बुक्स कोई भी अब नई ना पढ़िए ये सोच के कि दूसरे एस्पिरेंट कह रहे हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अपने ही सोर्सेज पे डिपेंड कीजिए, अपने सोर्सेज पे भरोसा रखें कि हो सकता है पिछली बार का पेपर कुछ ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था, बट अपने सोर्सेज पे पूरा भरोसा रखें। एक चीज़ और, अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है जो काफ़ी सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम को, उनके पास हो सकता है कि रेफरेंस बुक का कोई पुराना एडिशन हो, तो उसमें आप जो लेटेस्ट एडिशन के न्यू चैप्टर्स हैं उनको फोटोकॉपी करा के ज़रूर ऐड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन छूटेगी नहीं। और नई एनसीईआरटीज, एक हम जो आजकल गलती कर रहे हैं कि हम नई एनसीईआरटीज हिस्ट्री की छोड़ देते हैं ये सोच के कि पुरानी ही इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी काफ़ी टाइम से नई एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहा है। 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है नई एनसीईआरटी से। तो मेक श्योर करें कि नई एनसीईआरटीज को आप हिस्ट्री की अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो अब हम कुछ टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो टाइप्स हैं ये हर इंडिविजुअल की प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है। कई क्वेश्चन कुछ बच्चों को काफ़ी इजी लग सकता है, वहीं अगर आपने इनको रिवाइज नहीं किया तो हो सकता है आपको ये काफ़ी टफ लगे। तो कुछ चीज़ें जो इवन इजी लगने के बाद हमें ध्यान देनी चाहिए वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं, सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन बहुत इजी है उसमें हमें ये चीज़ नहीं करनी कि हम कोई सिली मिस्टेक कर रहे हैं। सिली मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है। एक सिली मिस्टेक 2.66 मार्क्स का डिफरेंस ला सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जब हम प्रीलिम्स का कंपटीशन देखते हैं, कट ऑफ कभी काफ़ी हाई चली जाती है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक एक क्वेश्चन, स्पेशली जो इजी क्वेश्चंस है जो हमें आते हैं अपनी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से, अगर हम वो भी गलत कर देंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए क्लियर करना एग्जाम। तो इजी क्वेश्चन है तो सिली मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो सबसे एक थंब रूल इसका क्या है कि जो भी हमारे ऑप्शंस हैं उसको हम अच्छे से पढ़ें। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स। कंफ्यूजन क्या हो सकती है, हमें लगे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमने अपलिफ्टमेंट काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। ऑल्दो इट इज एंटी कास्ट मूवमेंट सत्यशोधक समाज, बट अपलिफ्टमेंट देख के कि हाँ इट वॉज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन, हम ए मार्क कराएं विदाउट इवन गोइंग थ्रू द अदर ऑप्शंस। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें आता भी है तो हम सारे ऑप्शंस देख रहे हैं। एक चीज़ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इसका आंसर जो है वो है सी, इट वॉज एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ये ज्योतिबा फूले ने स्टार्ट किया था। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए वो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, 1873 पुणे में स्टार्ट किया था। थोड़ा क्रोनोलॉजी का भी आइडिया लग जाएगा, डेट एग्जैक्ट याद करनी ज़रूरी नहीं है हिस्ट्री में, बट एक क्रोनोलॉजी का आइडिया होना अच्छी बात है। जो इन्होंने एक पेपर और स्टार्ट किया था, दीन बंधु। यहाँ तक अगर हम पहुँच ही गए हैं तो दीन बंधु के बारे में भी पढ़ लें। दीन बंधु जो था, इट वॉज अ पेपर स्टार्टेड बाई ज्योतिबा फूले, एंड इसको कंफ्यूज ना करें। जो नील दर्पण ये एक बंगाली प्ले था जो दीन बंधु मित्रा ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये चीज अलग है, दीन बंधु न्यूज़पेपर अलग है, दीन बंधु मित्रा ने जो प्ले नील दर्पण बंगाली में स्टार्ट किया था वो अलग है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एंड इसके बारे में अब आपको सारी नॉलेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर सी है। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, लॉजिकल डिडक्शंस। कभी कभी क्या होता है कि हमें रिवाइज किए एक चीज़ को बहुत टाइम हो गया, या हमें पता है हमने इस बारे में पढ़ा हुआ है, हमने सूरज स्प्लिट के बारे में पढ़ा हुआ है, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम एग्जैक्टली एड्रेस नहीं कर पा रहे। कुछ एस्पिरेंट्स होंगे कि उनको टिप्स पे होगा, जैसे ही वो ये ऑप्शंस ए बी सी डी देखेंगे उनको टिप्स पे याद आ जाएगा, बट एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगे कि कहीं याद किया है, बट इसको क्या मैं आंसर को सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो एक तरीका क्या है, डिस्पाइट
हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज ना हो, हम एक लॉजिकली उसको सोच सकते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में एनालाइज कर सकते हैं कि उसके ऑप्शंस क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं एंड कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेन रीजन। तो हमारा कीवर्ड जो है उसको ध्यान रखें कि कीवर्ड को मिस नहीं करना जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए फिर ऑप्शंस पे आते हैं क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन, इसमें हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। अगर हमें नहीं भी पता तो ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में हेल्प किया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म्स जो थे वो 1909 में हुए थे, एंड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद ही सेपरेट इलेक्टोरेट भी इंडिया में आया था। तो ये तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी पे आते हैं पहले, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग था, हमें इतना आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया अगर हमें है कि स्प्लिट जो था इट वाज बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। इसका मुस्लिम लीग, मुस्लिम्स एंड हिंदू के बीच में जो दरार थी उससे कोई लेना देना नहीं था। इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट जो सूरत स्प्लिट में हुआ। तो मुस्लिम लीग जो है उससे भी इसका सूरत स्प्लिट का कोई लेना देना नहीं था। अब बचते हैं दो ऑप्शंस, बी एंड डी। जो डी हमारा ऑप्शन है, हमें हो सकता है इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, औरोबिंदो घोष's इनएबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब एक चीज सोचनी बहुत जरूरी है कि क्या किसी एक बंदे के इलेक्ट ना होने से प्रेसिडेंट, क्या एक पूरे का पूरा स्प्लिट हो सकता है? क्या पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट आ सकता है? इट इज वेरी अनलाइकली, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है। तो द मोस्ट लॉजिकल जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो है बी। ये पहली बात, अगर हमने अच्छे से रिवाइज किया होगा तो ये तो इन्फॉर्मेशन ही गलत है। इस टाइम पे 1907 में एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे वो तिलक या लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, एंड औरबिंदो घोष तो प्रेसिडेंट बने ही नहीं थे। तो ये तो वैसे इन्फॉर्मेशन ही गलत है। बट अगर हम लॉजिकली भी सोच के देखें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको ये याद हो, बट अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोच के देखें तो बी ज़्यादा रेलेवेंट आंसर बनता है, एंड इसका आंसर भी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और लॉजिकल डिडक्शन का ही एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको और इफेक्टिवली। अब हमने क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज और आर कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। अब अजंता जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, हमें याद है कि वो महाराष्ट्र में है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। अजंता एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, इवन महाबलीपुरम एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, बट थोड़ी लेटर डेट पे। अजंता काफ़ी पहले शुरू हो गया था बुद्धिज्म के टाइम पे। हमें एग्जैक्ट डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमें एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए जब हम रिवाइज कर रहे हैं। एक क्रोनोलॉजी का आइडिया होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री में, ठीक है। जैसे ही हम रिवाइज कर रहे हैं, हमें क्रोनोलॉजी डेट्स का एक आइडिया होना साथ ही साथ अगर हमें लगता रहे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो क्योंकि हमारा यूपीएससी टाइम एंड अगेन इसको चेक करता है, स्पेशली हिस्ट्री में, ठीक है। तो अब हम तीन स्टेटमेंट्स देखते हैं, बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड। ये काफ़ी अनलाइकली है क्योंकि अजंता काफ़ी पहले था, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड था, महाबलीपुरम हिंदुइज्म से रिलेटेड था। सो बोथ वर बिल्ट इन सेम पीरियड, ये डेफिनेटली इनकरेक्ट है। अगर हमें 1 और 2 के बारे में नहीं भी पता, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। एक चीज़ हम सोच सकते हैं वहाँ एग्जाम हॉल में बैठ के, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अजंता महाबलीपुरम सेम टाइम पे थे, सेम रिलीजन के थे या नहीं थे। तो या तो 1 और 2 दोनों साथ में इकट्ठे ठीक होंगे, या फिर दोनों साथ में इकट्ठे इनकरेक्ट होंगे। इसकी काफ़ी अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो या तो ए होगा और या फिर बी होगा या फिर डी होगा, तीनों के तीनों भी गलत हो सकते हैं। तो एक चीज़ जो है, ऐसे ही हम आपस में क्या नाम सेंटेंसेस का भी रिलेशन बना के देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा सेंटेंस है कि अगर ए ठीक है तो बी, अगर मतलब सेंटेंस 1 ठीक है तो सेंटेंस 2 के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है या बिल्कुल ही नहीं है। तो ये हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। एंड थर्ड जो ऑप्शन है, बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, इसका हमें नॉलेज होनी चाहिए ये कि ये रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है या नहीं। हम ए और सी को तो एलिमिनेट कर पाएंगे, बट बी और डी में हम तभी एलिमिनेट कर पाएंगे अगर हमें पता हो कि दोनों के दोनों रॉक कट मॉन्यूमेंट्स थे। अगर हमें थोड़ा सा भी नॉलेज है कि ये दोनों यूनेस्को साइट्स हैं, एंड महाबलीपुरम पे रॉक कट टेम्पल्स और शोर टेम्पल्स भी पाए जाते हैं, एंड अजंता काफ़ी पहले हमारे पिक्चर में आया था, तो वो डेफिनेटली रॉक कट टेम्पल्स होगा।
तो अगर हम ऐसा थोड़ा सा भी लॉजिक बना के, थोड़ा सा भी अपने जो हमने पढ़ा है उसमें से डिनोट करके, अगर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है व्हाट इज महाबलीपुरम, व्हाट इज अजंता, तो हम ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट अगर हमें थोड़ा सा भी याद है कि हाँ अजंता बहुत पहले आया था, महाबलीपुरम बाद में आया था, बट डिस्पाइट दैट दोनों में रॉक कट मॉन्यूमेंट्स थे, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं दोनों, तो हम बी तक एक तरह से पहुंच सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन। कई बच्चों को, कई एस्पिरेंट्स को एग्जैक्ट ये पॉइंट्स पता होंगे कि ये सेम रिलीजन को नहीं बिलोंग करते थे। अजंता बिलोंग टू बुद्धिज्म, इसमें 29 केव्स थी। महाबलीपुरम में रॉक कट और स्ट्रक्चरल दोनों टेम्पल्स थे जो पल्लवास ने बनाए थे, एंड इट वाज हिंदुइज्म से रिलेटेड। तो कईयों को अगर ये डायरेक्ट नॉलेज है तो उनके लिए ये क्वेश्चन भी इजी हो जाता है। बट अगर हमने एक बार भी पढ़ा हुआ है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के हम और डेप्थ में जाके कोई ना कोई एक ऑप्शन पे नैरो डाउन कर सके कि कौन सा मोस्ट लॉजिकल आंसर बैठ रहा है। तुक्के मत लगाएं, बट अगर आपको नॉलेज है तो आप कोशिश करें कि एक ही पर्टिकुलर ऑप्शन पे कन्वर्ज होने की, कि क्या लॉजिक से तुक्के लगाए बिना, और इस स्ट्रेटेजी को अपने मॉक टेस्ट में ज़रूर कोशिश करें अपनाने की, और चेक करें कि क्या आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसी है। वो तभी चेक हो पाएगा अगर आप सेम स्ट्रेटेजी बार बार डिफरेंट मॉक्स में अपना के देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है 3 ओनली, सिर्फ स्टेटमेंट 3 ठीक है, एंड ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारा डायरेक्टली मेमोरी चेक करते हैं, हमारी डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हो सकता है, रेफरेंस बुक से उठाया हो सकता है, और अगर हमें याद है, अगर हमारे मेमोरी में अच्छे से याद है तो ही हम वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड जनरली कहा जाता है कि तुक्के ना मारे। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि यार ये सबसे इजी नाम लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा सुना हुआ नाम लग रहा है तो यही होगा, जैसे मैक्स मुलर लेफ्ट से सुना हुआ नाम लग रहा है एंड ये अशोका से रिलेटेड होगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है तो प्लीज़ तुक्का मत मारें। अगर आपको याद है, अच्छे से आप उस चीज़ को रिवाइज कर पाए हैं, उस चीज़ को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा पाए हैं जब पढ़ रहे थे, तो ही आप इसको टिक मारें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Who of the following had first पहले तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका। एम्परर अशोका के एडिक्ट्स को किसने सबसे पहले डिसाइफर किया था? जिसका आंसर है वो बी है, जेम्स प्रिंसिप। हमारी एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया गया है। एंड जो ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ही वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। एंड बहुत ज़रूरी है कि हमारी एनसीईआरटी पढ़ते हुए, हमारी रेफरेंस बुक्स पढ़ते हुए हम इन बातों का ध्यान रखें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्या हमें याद करने वाले भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या हमें क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में पूछी जा रही है, क्या हमें एग्जैक्ट डेट्स पूछी जा रही हैं, क्या हमें अंडरस्टैंडिंग पे हमें ध्यान देना है। तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से हैंडल हो पाते हैं। एंड जब हम इन क्वेश्चन से और ज़्यादा फेमिलियर होंगे, जब हम अपनी एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हो सकता है किसी बच्चे ने याद करने के लिए ए और जे को आपस में जोड़ दिया हो, अपना कोई एक निमोनिक बना लिया हो कि अशोका की जब बात आई तो जे से जेम्स प्रिंसिप जो है, ही वॉज द वन हु डिसाइफर्ड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो अगर आपने बुक में ही अलग से एक ए और जे को एक रिलेशन में डाल दिया है तो, और ऐसे सर्कल बना दिया है, तो आपको याद रहेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैंने ए को जे के साथ जोड़ा था, एंड इट इज़ मोर लाइकली कि आंसर बी हो। तो पढ़ते हुए ही इन्हीं क्वेश्चंस को उसी तरीके से देखें जैसे कि आप एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आंसर इज बी, जेम्स प्रिंसिप। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं। द टर्म अर्घहाटा। अब ऐसी टर्म्स काफ़ी, पंचयतना भी एक बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, इस टाइम 2016 में आया था अर्घहाटा। अगर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये एग्जैक्ट टर्म अगर हमारी एनसीईआरटी में हमने नहीं पढ़ा, तो इट्स बेटर स्पेशली मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड कि हम तुक्के ना मारे। एक बंजारा के ऊपर क्वेश्चन आया था। बंजारा हमें फिर भी काफ़ी फेमिलियर वर्ड लगता है, हमें पता है बंजारास कौन होते हैं, जो सामान इधर से उधर, ट्रेडर जो इधर से उधर लेके जाके सामान यहाँ से वहाँ रखते हैं, वो बंजारास होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें, ठीक है कि हमें थोड़ा सा आइडिया है, बट लेट से अर्घहाटा हमें आइडिया ही नहीं है क्या है, तो हमें तुक्का जनरली नहीं मारना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि डोंट टेक रिस्क, नो रिस्क इन सच क्वेश्चंस अनटिल अनलेस आपको काफ़ी अच्छी इंट्यूशन आ रही है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, एंड इसका एटलीस्ट आप 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर पा रहे हैं। 2 ऑप्शंस जो हैं अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं डेफिनेटली, तो ही आप
आगे बढ़ें अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। एंड फिर भी काफ़ी केयरफुली डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ पेपर जो आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में समझ पा रहे हैं और कितने आपके अटेम्प्ट हुए उस बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर हम 4 ऑप्शंस देखें, अर्गहाटा, बॉन्डेड लेबर, लैंड ग्रांट्स या वाटर व्हील, तो ये जो तीनों चारों ऑप्शंस है ये काफ़ी क्लोज हैं। अगर हमें आइडिया ही नहीं है अर्गहाटा का, तो अर्गहाटा ए भी हो सकता है, उस बच्चे के लिए बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अनटिल अनलेस हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ही हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे कि आंसर सी है। तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को डालने का यही मतलब है कि आप रिस्क भी ना लें। टफ क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में, कुछ इजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, तो उनको वहाँ पे बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको डिसाइफर करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्वेश्चन आया है ये टफ वाला है या इजी वाला है। इसको अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही वो 2 घंटे का गेम है जो आपको वहाँ बैठ के खेलना है। आप जितना इस गेम को मॉक्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप और ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे प्रीलिम्स 2019 में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। तो अगर आप लोगों को यह आंसर आता था बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे और क्वेश्चंस हो सकता है आपने प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व किए इसलिए आपको आता हो, बट ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस होंगे जो आपको पहली बार दिख रहे होंगे। इवन मॉक्स में आपको लग रहा होगा ये तो टर्मिनोलॉजी ही नहीं है। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के। लेट से आपका हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, आपका ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, तो आपने अर्गहाटा काफ़ी बार पढ़ा हुआ है एंड आपको इंक्लिनेशन लग रही है कि ये वाटर व्हील, ये पर्शियन टर्म है जो वाटर व्हील के लिए यूज़ किया गया था एंड कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड है कि ये इग्नू के नोट्स में दिया हुआ है, तो आप इसको सी मार्क कर सकते हैं। बट आपका ज्योग्राफी ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल ही टच नहीं है इस सब्जेक्ट से। अपने कुछ सब्जेक्ट्स को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि उसमें से जितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर होगा। तो ऐसे ही आप सबकी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है। इस स्ट्रैटेजी के लिए अगले 70 डेज में काफ़ी मेहनत करें, टाइम को अच्छे से डिवोट करें। और देखते हैं एलिमिनेशन बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम एलिमिनेशन से डिड्यूस कर पाते हैं। हमें क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं होता कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बट स्टिल हम एलिमिनेशन से उसको डिड्यूस कर पाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पे फेमस प्लेस दी हुई है और रीजन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, हमें बोध गया में डाउट हो रहा है, खजुराहो में डाउट हो रहा है, हमें बुंदेलखंड नहीं पता, बघेलखंड नहीं पता क्या है, शिरडी विदर्भा में ये भी नहीं पता। लेट्स से काफ़ी कम नॉलेज है, बट स्टिल क्वेश्चन इतना इजी है यहाँ पे कि हमें अगर नासिक भी पता है, सिर्फ लेट्स से आप वेस्ट साइड को बिलोंग करते हैं, हमें नासिक भी पता है कि नासिक तो हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। नासिक हमारा महाराष्ट्र में है और मालवा जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है। मालवा कहाँ पे आता है, ये हमें सबको पता है कि विंध्या रेंज से ऊपर हमारा मालवा रीजन आता है एंड ये एक प्लेटू है। तो जब हम इतना अगर हमें इतनी सी भी नॉलेज है कि हमारा जो मालवा रीजन है वो मध्य प्रदेश के आसपास शुरू होके राजस्थान तक जाता है, अगर हमें इतना सा भी आइडिया है तो हम इसको बहुत आराम से एलिमिनेट करके, बाकी सारे ऑप्शंस में 4 आ रहा है, 4 4 4, बहुत आराम से एलिमिनेट करके हम सीधा आंसर सी मार्क कर सकते हैं। बड़े ध्यान से हमें एक एक चीज़ का ध्यान देना है जब हम ऑप्शंस देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, इनमें कौन कौन से कॉमन है, हमारा कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम एलिमिनेट करते ही पूरे का पूरा आंसर डिड्यूस कर सकते हैं। क्या हमें उसकी नॉलेज है या नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पता बोध गया कहाँ है, मुझे नहीं पता खजुराहो कहाँ है, मुझे नहीं पता बघेलखंड और बुंदेलखंड प्लेटूज कहाँ पे है या रीजन्स कहाँ पे हैं, बट मुझे सिर्फ इतना ही नॉलेज है कि नासिक जो है वो मालवा रीजन में नहीं है। मालवा रीजन हमारा एमपी और राजस्थान को टच करता है, जबकि नासिक महाराष्ट्र में है। तो इतनी सी नॉलेज होने के बाद भी मैं यूपीएससी का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं जिसके बारे में मुझे लगता था बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है आपको तिरुपति के बारे में पता हो बट बाकियों के बारे में ना पता हो, तो आप 2 या 3, आपके 2 ऑप्शंस तो मोस्ट लाइकली ऐसे ही निकल जाते हैं। जिसमें ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इसमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें एलिमिनेशन लगाने का तरीका और एलिमिनेशन लगाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करें। आप ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन देख के ही छोड़ दें कि ये क्वेश्चन काफ़ी टफ आया है, आप ऑप्शंस तक ज़रूर जाएं और एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करें। तो इसका आंसर है सी। अब कुछ होते हैं टफ क्वेश्चंस, जैसे अभी देखा, जो टफ क्वेश्चंस को तरीका क्या है उनको पता लगाने का। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑन एंशिएंट इंडिया हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। अब ये जो क्वेश्चन है ये किन बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा। लेट्स से जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है कि शुंगा डायनेस्टी कौन किसकी थी।
शुंगा डायनेस्टी का फर्स्ट फाउंडर कौन था, उसका जिसको नाम याद है, और उसके बाद उसका बेटा कौन था, ठीक है उसका। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले हमें फाउंडर पता होना चाहिए, उसके बाद हमें सन पता होना चाहिए कि सन कौन था, फाउंडर कौन था, सन कौन था, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि लव स्टोरी कौन से लव स्टोरी में उसका मेंशन कौन सी बुक में किया गया था इनकी लव स्टोरी का। तो ये जो है ये 3 डिडक्शंस है, यहाँ पे 3 डिडक्शंस हैं जो हमारी एंशियंट इंडिया के पोर्शन से आ रही है। हिस्ट्री ऑप्शनल जैसे बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आप ऐसे क्वेश्चन में तुक्का ना मारें, ठीक है। कई क्वेश्चंस यूपीएससी जान के ऐसे देता है जो बहुत कम बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, अनटिल अनलेस आपने ये मालविका अग्निमित्रा को अच्छे से याद किया हुआ है कि उसके बीच में क्या है, कालिदासा का जो मेघदूत है, रत्नावली है, इनके अंदर की आपको एक एक चीज़ पता है, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। जो इसका फाउंडर था वो था पुष्यमित्र शुंगा, और इसका जो सन था वो था अग्निमित्र। तो अगर आपको इतनी भी नॉलेज है कि पुष्यमित्र शुंगा वॉज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, पहले तो शुंगा डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए, एंशिएंट इंडिया में कब आई थी, हु वॉज द फाउंडर, और उसका बेटा अग्निमित्र था। यहां तक अगर आप डिड्यूस कर पा रहे हैं, अगर आपकी मेमोरी जाती है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो ही आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि अग्निमित्रा मालविका अग्निमित्रा से रिलेट हो रहा है, एंड द आंसर इज बी। अपने ईगो पे बात मत लीजिए, यूपीएससी एक ऐसा गेम है जिसमें ईगो को बिल्कुल छोड़ के आना बहुत ज़रूरी है कि मैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी बार पढ़ने के बाद भी आप नहीं सॉल्व कर पाते। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है कि ऐसे क्वेश्चन में आप अपना ईगो दूर रखें। ईगो नहीं है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है, बट पूरे पेपर में हमें कट ऑफ से ऊपर जाना ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मकसद है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि हमें एक एक क्वेश्चन आता होना चाहिए, हम किसी एक सब्जेक्ट में बहुत माहिर हों ये हो सकता है, बट स्टिल ज़रूरी नहीं कि उस सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन हमसे सॉल्व होना ही चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपना ईगो छोड़ के पेपर देने जाएँ। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया कि हम क्वेश्चंस को किस नज़रिए से देखना शुरू करें, कैसी अपनी एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनाएं। बहुत ज़रूरी है कि ये ही टाइम है जो आप अपने नेक्स्ट 70 डेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें और इस स्ट्रैटेजी को अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करने की कोशिश करें कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है, इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी है, जो आपको लग रहा है कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, क्या वो रियली स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने लेट्स से लक्ष्मीकांत इतनी बार रिवाइज की है, एम आई एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेल या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप यही टाइम है कि अपने मॉक टेस्ट में चेक करें और इम्प्रूव करते रहें। प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास आ गया है अब, एंड दिस इज द टाइम आप और ज़्यादा टाइम देना प्रीलिम्स पे शुरू करें। ओके फ्रेंड्स, तैयारी करते रहें प्रीलिम्स की। थैंक यू।